हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता है कि रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी और इसके एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप की डेट बीत चुकी है। ठीक है जी। अब इसके एग्जाम की बारी है और इसके किसी भी एग्जाम के लिए आप सभी को पता होगा कि उसके PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम पहले 3 वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है, 3 क्लासेस, तो उन 3 क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप जाके वो देख सकते हैं क्योंकि उसमें हमने जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सभी को हमने ले रखा है। सभी को क्वेश्चन को क्या किया है? प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के। ठीक है जी। आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आए हैं और जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे PYQ की। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए PYQ करने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, जो रेलवे द्वारा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। और कब पूछा है? तो 2018 में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। कहने का तात्पर्य है कि जो अरब के व्यापारी थे वो लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे और उसके इस्तेमाल करने के माध्यम से किन देशों में भारतीय वस्तु को बेचते थे? तो इसका सही उत्तर है कि वो यूरोपीय जो कंट्री है उन सभी में क्या बेचते थे? भारतीय वस्तुओं को बेचते थे। तो वो कौन थे? तो वो अरब के व्यापारी थे। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय व्यापारी, मतलब यूरोपीय देशों में अरब के व्यापारी लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को बेचते थे। ठीक है जी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह भी 2018 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है जी। कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शिवाजी ने 1660 में कौन से रणनीति का उपयोग करके विपक्षी जो भी थे उनको हराया? तो वो था गोरिल्ला रणनीति। गोरिल्ला युद्ध रणनीति को अपनाकर शिवाजी ने क्या किया? तो 1660 में विपक्षी जितने भी थे आक्रमणकारी उन्हीं सभी को हराया था। ठीक है जी। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गोरिल्ला युद्ध। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। मैं 1600 कह रहा हूँ, 1761 में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए NTPC में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, दोनों ही एग्जामों में इसको पूछा गया है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सभी को याद करके जाने। ठीक है जी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था? इन तीनों को आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी को इसका पता चल गया होगा कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पहले आंग्ल मराठा युद्धों को समाप्त कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये किए गए थे मई 1782 में। मई 1782 में सालाबाई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है जी। और अंग्रेजों और मराठों के बीच का युद्ध क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। तो ये हुआ था मई 1788 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। ठीक है जी। और इसमें कोई हस्ताक्षर किसने किसने किए थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने और अंग्रेजों के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है जी। किसके बीच में? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1802 में। बसीन की संधि 1802 में और
सालाबाई की संधि 1761 में। ठीक है जी। अब देखते हैं, नहीं 1761 कह रहा हूँ, 1782 में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध को बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो किस युद्ध में की थी? तो वो की थी प्लासी के युद्ध में। और ये प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन किया है कि ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है जी। सिराजुद्दौला क्या था? तो बंगाल का उस समय नवाब हुआ करता था। ठीक है जी। और उसी के बीच में अंग्रेजों द्वारा युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। ठीक है जी। तो ये आप सभी को पता है कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज को मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया गया। ये 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। तो जितने भी क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा PYQ की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि डेली हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको PYQ करवाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटी हुई काल कोठरी की घटना कब, मतलब कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी काल कोठरी की घटना? तो ये हुई थी आपके कलकत्ता में। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, मतलब वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, उसने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक काल कोठरी में डाल दिया था, जिसमें से सारे के सारे क्या गए थे, सारे मारे गए थे। सिर्फ 23 ही लोग बच पाए थे। 46 कह रहा हूँ, कितने लोग सिर्फ बच पाए थे? 23 लोग। बाकी के सारे क्या हो गए थे? तो 146 में से सिर्फ 23 बचे और सारे के सारे मारे गए थे, क्योंकि वो इतनी छोटी काल कोठरी थी कि सबका दम घुट के वहाँ पे क्या हो गया, मारे गए। इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक होल का घटना कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जरूर आपको ये घटना याद रखना है। कितने लोग बचे थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 23 लोग बचे थे, और उसमें टोटल कितने लोगों को डाला था काल कोठरी में? तो 146 को। तो ये कहाँ की घटना है? तो ये घटना है कलकत्ता की। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो पंजाब पे कब्जा किया था। तो पंजाब पे कब्जा किया गया था 1849 को। ठीक है जी। इसका सही उत्तर क्या है? 1849 को पंजाब को कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, आपके 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? तो किन की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हैं? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है सिक्किम। ठीक है जी। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। एक चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है जी। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कितने देशों से सीमाएं साझा करता है? तो 3 देश, चीन, नेपाल और भूटान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, कि तीन देशों से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिक्किम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। तो कितने से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों से। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप BBI कर लीजिएगा और जरूर याद करके जाना है आपको। ये 2021 के NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार क्या पता ग्रुप डी में पूछ दे, क्योंकि एक दूसरे से एग्जाम में पूछता है। ग्रुप डी वाला NTPC में पूछ देता है और NTPC वाला ग्रुप डी में पूछ देता है। तो 3 देशों से साझा करने वाली राज्य सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपके उत्तराखंड से साझा करता है, हरियाणा से साझा करता है, राजस्थान के साथ साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो 7 से 8 देशों के साथ, मेरे को 8 राज्यों के साथ और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करता है?
अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमाएं पर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप सभी के लिए लेके भी आया हूँ। देखिए, बांग्लादेश से सबसे साझा करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल का नाम। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में क्या है बांग्लादेश। ठीक है जी, तो पश्चिम बंगाल से चेक करना है, पश्चिम बंगाल इसमें है, पश्चिम बंगाल इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अभी तो इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद असम, असम है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को काट देंगे, तो ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है जी, इसमें भी असम है, इसमें भी असम है, इसमें पश्चिम बंगाल है और इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। अगला है मेघालय, मेघालय इसमें है नहीं है, मेघालय है, ये रहा। अगला है सिक्किम, सिक्किम इसमें नहीं है, तो सही उत्तर क्या है इसका ए। ठीक है जी, सिक्किम नहीं है, सिक्किम बांग्लादेश से साझा नहीं करता। सिक्किम किससे साझा करता है, तो अभी जस्ट हमने देखा था, सिक्किम चीन से साझा करता है, नेपाल से साझा करता है और भूटान से साझा करता है अपनी सीमाएं। बांग्लादेश के साथ वो साझा नहीं करता है। ठीक है जी, तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा, तो इसमें सिक्किम हट गया, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। लेकिन सिक्किम किससे साझा करता है, तो चीन से, नेपाल से और भूटान से। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 2021 के एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, देखिए ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, एक फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया 2018 में अलग अलग शिफ्टों में। तो कितने भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्रों को, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में। आप सभी को पता हुआ कि एक कहलाता है उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है, दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा है राजस्थान की तरफ मरुस्थल भाग, चौथा है नीचे दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय भाग, और पांचवा कौन सा है तटीय भाग। ठीक है जी, और छठा कौन सा है, छठा प्रायद्वीपीय, तटीय और थार, छठा याद नहीं आ रहा लेकिन आपको बता दूंगा छठा कौन सा है। ठीक है, लेकिन कितने भागों में बांटा जाता है, तो 6 भागों में। विशाल पर्वत है, विशाल मैदान, पर्वत श्रृंखला, मैदानीय भाग, थार, दक्षिण में पठारी, और ये है समुद्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, कौन रेखा करती है, तो वो है कर्क रेखा। भारत को बीचों बीच काटती है, जो भारत है इसको बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है, तो कर्क रेखा काटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कर्क रेखा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, आपको पता है कि ये भारत है, आइसक्रीम जैसा बन गया, भारत है। तो भारत के पूर्व में कौन सा है, अभी जस्ट हमने देखा बांग्लादेश है भारत के पूर्व में, ऊपर कौन है, चीन है, उत्तर और पश्चिम में कौन है, पश्चिम में तो आपका पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, फिर इधर नेपाल भी है, भूटान है, ठीक है, म्यांमार भी है, वो तो म्यांमार राज्य हो गया। ठीक है, तो भूटान नेपाल इधर ही है। तो पश्चिम में कौन सा पड़ता है, तो अपना पश्चिम बंगाल पड़ता है, बांग्लादेश। ठीक है जी, बांग्लादेश। तो पूर्व में पड़ोसी, पश्चिम कह रहा हूँ सॉरी, पूर्व में पड़ोसी कौन सा है, तो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, ये देखिए तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है जी, और ग्रुप डी के ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन है, तो आप सभी को पता है कि कौन है, नेपाल है पड़ोसी देश। नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब क्या है भारत के पड़ोसी देश थे। एक और है अफगानिस्तान। ठीक है जी, ये भी भारत का पड़ोसी देश में आता है। भारत के साथ अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर
की सीमा क्या करता है, भारत के साथ साझा करता है अफगानिस्तान। ठीक है जी, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अफगानिस्तान भारत की कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। तो पड़ोसी देश में इसमें से कौन है, तो नेपाल है। ना ईरान हमारे साथ साझा करता है, ना अब फ्रांस, ना इराक, ना ईरान, तो वो है नेपाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों में वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मुद्रा जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले इसके बात करते हैं कि भारत में दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, एक है खादर और एक है भांगर। ठीक है जी, खादर का मतलब होता है जो नदियों द्वारा नई मिट्टी नदियां बहा के लेके आती है, उनको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो वो मिट्टियां पुरानी हो जाती है वो क्या कहला जाती है, भांगर। ठीक है जी, तो प्राचीन मतलब पुरानी, और पुरानी जलोढ़, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, तो पुरानी उपजाऊ मिट्टी भांगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी कि भांगर। ये 2022 में पूछा गया, लेटेस्ट में पूछा गया ग्रुप डी में। देखिए, तो सिंपल सा है इसका कि नई मिट्टियां जो होती है उसको खादर कहते हैं, और जो पुरानी होती है उसको भांगर कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी भांगर। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है। तो इस किसी भी जिसका उपग्रह नहीं है वो है आपका शुक्र। शुक्र का क्या है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन से। जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, जब प्रीवियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो जाएंगे तो एक कंप्लीट आपके लिए सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके सारे के सारे जीके क्या होंगे, थ्योरी बेस करवा देंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना है। आप सभी को इसके आंसर पता है तो क्वेश्चन से पहले आप कमेंट्स करके जवाब दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके हमारे बताने से पहले प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्या है, BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने वाला दिन कौन सा है। देखिए, ये आपके ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया है, NTPC 2021 में पूछा गया, NTPC 2016 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। ठीक है जी, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है जी, तो इसलिए नहीं 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका बनाने का शुरुआत हुई थी 26 नवंबर से। ठीक है, तो 26 नवंबर इसका क्या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो सर्वोच्च कानून भारत का एक ही है, वो है भारतीय संविधान। इसके सिवाय कोई भी भारत का सर्वोच्च कानून की जगह ले ही नहीं सकते। तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान से बढ़कर भारत में कोई कानून नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस दिन भारत को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज झंडा है, भारतीय झंडा, उसको कब अपनाया गया संविधान सभा में। तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका VVI है क्योंकि ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है और NTPC में भी पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी NTPC में पूछा जाता है वो ग्रुप डी में पूछा जाता है, और जो ग्रुप डी में पूछा जाता है उसको NTPC में पूछा जाता है। तो आपका NTPC और ग्रुप डी के मिक्स क्वेश्चन भी आप सभी को करा दूंगा कि जितने भी ईयर में पूछे गए हैं आपके सारे के सारे
क्लियर हो जाएंगे। और एक मैराथन भी ले आऊँगा 3-4 घंटे की, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक ही बार में फुल एंड फाइनल हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है, भारतीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया भारत द्वारा। ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। जो भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें राज्य के नीति निर्देश जो हैं उसको कहाँ से लिया गया, तो उसको लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीतिक निर्देश कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देश आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लेखनीय नागरिक कर्तव्यों के उधार लिए गए हैं। मतलब जो मूल्य कर्तव्य हैं भारत के संविधान में लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआईवी इसको कर लेना। 100 बात की एक बात है कि एक वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि कौन से चीज भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, ये सभी आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसको भी आपको जल्दी करवा दूंगा कि कौन सा भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो अभी तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद वो करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जो अर्ध संघीय शासन प्रणाली है उसको कहाँ से लिया गया है, तो उसको लिया गया है आपके कनाडा से। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपके ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ठीक है जी, और ये लेटेस्ट 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी द्वारा, रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आरआरबी के पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि डेली एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है जी, और डेली लेके आएंगे तो आपके डेली क्या होगी, प्रिपरेशन होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से बस यही इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।